अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है जाने जहां और इस नावल को लिखा है एन ने। ठीक है, यानी कि इसके राइटर का नाम है एन। और आज बड़े दिनों के बाद मैं आप लोगों को कहने लगी हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए आने वाली ऑडियंस से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। चलें जी, आगाज़ करते हैं। कैफ बेटा आ जाओ, अंबर को घर छोड़ाओ, पर पहले वैदान को कॉल करके बता दो कहीं वो खुद न लेने आ रहा हो। हाफसा बेगम ने कहा। अभी अभी सब खाना खाकर फारिग हुए थे और वानिया भी उठ चुकी थी और फिर से अंबर के साथ बातों में मसरूफ हो गई थी। और बिलाल साहब और हाफसा बेगम भी वापस आ गए थे शाम को ही। हानिया भी दोबारा काफ़ी देर अंबर के साथ बातें करती रही थी, लेकिन कैफ एक मिनट नहीं गया था। अंबर के पास से वो वहीं का वहीं था। आसमा बेगम के कहने पे कैफ ने वजदान को कॉल की तो वजदान ने उसे ही अंबर को घर छोड़ने का कहा, क्योंकि वो इस वक्त जब मासूमा के चोट लगी हुई थी अकेला नहीं छोड़ सकता था। मम्मा, वजदान कह रहा है मैं ही अंबर को घर छोड़ दूं क्योंकि मासूमा भाभी को गिर के चोट आ गई है, तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। कैफ ने बताया तो अंबर परेशान हुई। क्या? वो कैसे लग गई? अंबर ने कहा। गिर गई है, वजदान ने यही बताया है। कैफ ने कहा। अल्लाह पाक बच्ची को जल्द सेहत अता करे और ठीक करे। न जाने कितनी चोट लग गई है। आसमा बेगम ने कहा तो सब ने आमीन कहा। चलो आओ तुम्हें घर छोड़ाऊं, कैफ ने अंबर से कहा तो हानिया मिलने लगी। फिर बिलाल साहब, आसफा और समीर भी उसी के सर पे हाथ रख के। हानिया, आप फिर से आएंगी हमारे घर, ठीक है? वानिया ने अंबर से मिलते कहा तो अंबर मुस्कुरा दी। ओके, मैं आऊंगी, आप भी आइएगा, ठीक है? अंबर ने वानिया को मुस्कुरा के कहा तो वानिया खुश हो गई। ठीक है, मैं आऊंगी अब, बाय। वानिया ने कहा तो अंबर भी उसे बाय करती कैफ के साथ बाहर निकली। कैफ ने अंबर को बिठाते खुद भी ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट की। पूरे रास्ते ही दोनों खामोश रहे थे। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचे तो अंबर एक नज़र कैफ को देखती देखती उतर गई। कैफ भी उतर कर घर दाखिल हुआ और उसे लॉन्च के दरवाजे पे छोड़ता वापस चला गया। इस वक्त वो वहीदान को तंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था वो इस वक्त मासूमा के साथ होगा। अंबर, तो मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वहीदान अंबर को पास बैठने का इशारा करता खुद भी वहीं लाउंज में बैठा। मासूमा कमरे में ही थी, उसे अभी दर्द था तो उसका दिल नहीं बाहर आने को, और वजदान खुद भी उसे बाहर नहीं लाया था। नाश्ता भी मासूमा ने कमरे में ही किया था। जी भाई, क्या बात करनी है? अंबर ने वजदान के पास बैठते कहा। तो वहीदान ने गहरा सांस लेते बात शुरू की। देखो अंबर, अब तुम बड़ी हो गई हो। अब अगर मम्मा और पापा जिंदा होते तो ये बात वो करते, मुझे ना करनी पड़ती। पर अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो मुझे तुम्हारी फिक्र है। जो मैं बात करने लगा हूँ, मेरी बात को गलत ना समझना कि मैं तुमसे जान छुड़ाना चाहता हूँ। वजदान ने तफसील से कहा तो अंबर ने हैरत से देखा। आखिर ऐसी क्या बात थी जो वजदान इतनी तमहीद बांध रहा था? भाई, मैं आपको क्यों गलत समझूंगी? आप मेरे भाई हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो भी बात करेंगे मेरी फिक्र में करेंगे। अंबर ने मुस्कुरा के कहा तो वजदान पुरसकून हुआ। अंबर, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मंगनी या निकाह कर दूँ। वजदान ने कहा तो जहाँ अंबर के चेहरे पर सुर्खी आई और कैफ दिमाग में आया था, वहीं दूसरे पल उदासी छाई थी। भाई, आप सब जानते तो हैं, मुझसे कौन करेगा? अंबर ने उदास होते धीरे से चेहरा झुकाए कहा। तो वजदान ने अंबर को देखते उसे अपने साथ लगाया। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जो हुआ उसे भूल जाओ। और क्यों नहीं करेगा तुमसे शादी? खबरदार जो उल्टी सीधी बात सोची, अब मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनूं। वजदान ने कहा, लेकिन अंदाज में बेहद नरमी थी। अंबर की आंखों में पानी आ गया, जैसे जल्दी से अंबर ने साफ किया। तो बताओ, मेरा फैसला मंजूर है। शादी साल 2 साल तक करेंगे, उसकी फिक्र ना करो। बस निकाह या मंगनी करना चाहता हूँ। वजदान ने फिर से कहा तो अंबर सर झुकाए सर हिला गई। जैसे आपको ठीक लगे भाई, अंबर ने कहते वजदान के सीने से लगी तो वजदान ने भी अपनी बहन के सर पे प्यार भरा बोसा दिया। अनीता यार, मेरा एक काम तो कर दो। राकिब ने कमरे में आते प्यार भरे इल्तजाइया अंदाज में अनीता से कहा। वो जो अपने नोट्स लिए बैठी थी राकिब की तरह सवालिया देखने लगी। जी बोलें, क्या काम है? अनीता ने कहा तो राकिब उसके पास आ बैठा। यार, मेरी शर्ट प्रेस कर दो। देखो, सिर्फ एक है, राकिब ने प्यार से कहा। आज मुलाजमा नहीं आई थी इसलिए राकिब अनीता से कह रहा था। अनीता ने राकिब के कहने पे आईब्रो झुकाते उसे देखा। मैं फ्री नहीं हूँ, मैं नोट्स बना रही हूँ। अनीता ने कहते फिर से नोट्स की तरफ मतवज्जो हुई तो राकिब ने उसके हाथ थामे। तो अनीता फिर से राकिब की तरफ देखने लगी। यार कर दो ना, मुझे पहननी है। ये तो कल भी बना सकती हूँ, कल संडे है। राकिब ने कहा तो अनीता ने भी काम के बदले काम सोचा। ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन इसके बदले आपको मेरा काम करना पड़ेगा, अनीता ने कहा। तो राकिब मुस्कुरा दी और आगे होते अनीता को हिसार में लिया। अनीता ने घूर कर देखा। बोलो, कौन सा काम है? मैं तो दिलो जान से करने को तैयार हूँ, तुम हुक्म तो दो।
राकिब ने मुस्कुरा के कहते अनीता के नाक में होंठ रखे तो अनीता सुर्ख हुई। राकिब अनीता को देखता मुस्कुरा दिया। काम सुन लिए, बड़ी बड़ी बातें ना करें, काम सुन लें, बड़ी बड़ी बातें ना करें, अनीता ने कहा। राकिब के हिसार से निकलने की उसने ज़रा कोशिश नहीं की थी। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, राकिब ने कहा। वो कल मेरे साथ आप नोट्स बनाएंगे फिर, अनीता ने कहा। राकिब जैसे पहले ही यकीन था कि अनीता यही कहेगी। अनीता की बात सुनता मुस्कुरा दिया। ओके माय डियर प्लस चुड़ैल वाइफ, राकिब ने कहते अनीता की गाल को शिद्दत से छूते, अनीता के होठों पे होंठ रखते उसे अपने हिसार से छोड़ा तो अनीता अपने धड़कते दिल को संभालती राकिब को देखते जल्दी से उठ खड़ी हुई। राकिब अनीता का सुर्ख चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया। बताएं अब कौन सी शर्ट करनी है प्रेस, अनीता ने खुद की धड़कनें संभालते कहा। राकिब भी उसे शर्ट बताने लगा तो अनीता जाकर शर्ट प्रेस करने लगी। सारिम और हिबा 2 दिन पहले ही घर आए थे। वो दोनों घर आकर वापस वही रूटीन शुरू हो गई थी। सारिम का तो वापस आने को दिल ही नहीं कर रहा था। उसका दिल तो बस ये चाहता था हर वक्त हिबा उसके आसपास हो। सबके लायक गिफ्ट हिबा उन्हें दे चुकी थी पर सारिम का गिफ्ट नहीं दिया था। जो सारिम को याद आया, चाहे वो उसका शौहर था, उसने उसकी बर्थडे स्पेशल बनाई थी। हिबा को चाहिए था उसे भी कुछ देती, लेकिन उसने नहीं दिया और ये बात सारिम को यहाँ याद आई थी। हिबा तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, सबको दिया है, सारिम ने लहजे में खफकी लाते कहा। तो हिबा हंस दी। बड़ी जल्दी नहीं याद आ गया आपको कि मैंने आपको कुछ नहीं दिया, हिबा ने मुस्कुराते कहा। तो सारिम ने घूर कर हिबा को देखा और हाथ से थामे अपने साथ बिठाया। यार मैं तो वैसे ही कह रहा था, चलो अगर तुम ना भी दो तो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो बस तुम ही हो सब कुछ, सारिम ने हिबा को अपने हिसार में लेते मुस्कुरा के कहा। साथ माथे पे होंठ रखे तो हिबा मुस्कुरा दी। मैंने आपके लिए घड़ी ली थी, जब राकिब भाई के लिए ली थी और आपने पूछा था ये किस लिए, मैंने भी कह दिया बाबा के लिए, वो ही अभी लेकर आते हो, हिबा ने मुस्कुरा के कहा। तो सारिम भी मुस्कुरा दिया। सारिम को ज़्यादा चीज़ें होने की वजह से समझ नहीं आया। सारिम को भी यही लगा था कि हिबा ने अपने बाबा के लिए ली होगी, लेकिन हैरान भी था कि लड़कों वाली घड़ी। फिर उसने सोचा राकिब के लिए होगी। हिबा घड़ी लाती सारिम के हाथ पे पहनाने लगी तो सारिम मुस्कुरा दिया। बहुत प्यारी है, सारिम ने हिबा के गाल पे लब रखते कहा। तो हिबा सारिम के सीने से लग गई। सारिम ने भी मुस्कुरा के उसे के गिर्द हिसार बनाया। जो आपने सरप्राइज दिया उससे कम, हिबा ने मुस्कुराते कहा। तो सारिम भी मुस्कुरा दिया और हिबा को हिसार में लिया और बातें करने लगा। मासूमा अब ठीक थी। 2 दिन वो ज़्यादा चली फिरी नहीं थी और आज भी वहीदान कुछ देर के लिए ऑफिस गया था और वापस घर आ गया था। वहीदान कमरे में बैठा था जब वहीदान को मासूमा कुछ करती हुई नजर आई। मासूमा मेरी जान है क्या कर रही हो, वहीदान ने मासूमा से पूछा, जो दूसरे कमरे में रखा हुआ डेकोरेशन उठाकर कमरे में लाई थी। वहीदान आ भी ना, ये मैं इस कमरे में लाई हूँ, मुझे प्यारा लग रहा था तो ले आई, अभी तो उठाकर कोने में रख दे, मैं बहुत मुश्किल से इस कमरे से लाई हूँ, मासूमा ने कमर पे हाथ रखते कहा। तो वहीदान सोफे दौड़ता मासूमा के पास आया और उसे की इस अदा पे तो वहीदान दिलो जान से फिदा होता था। तुम मुझे पहले कह देती, मैं खुद ले आता, पहले इतनी मुश्किल से तो तुम ठीक हुई हो, वहीदान ने मासूमा से कहते वो उठाते कमरे में साइड पे रखा। वहीदान किसी भी बात के लिए मासूमा को कुछ नहीं कहता था। मैंने सोचा इतना छोटा सा तो है, मैं ले जाऊंगी, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं उठाया गया। मासूमा चलती दरवाज़ा बंद करती कमरे में आई तो वहीदान उसके करीब आता, उसे अपने हिसार में ले गया। इतनी सी तो जान है, न जाने जो खाती हो कहाँ जाता है, वहीदान ने मासूमा की कमर के गिर्द बाजू का हिसार तंग करते कहा, जो मासूमा छुड़ाने की कोशिश में लगी थी। वहीदान छोड़े मुझे, मासूमा ने धीमे से वहीदान को एक नज़र देखते जल्दी से नजरें झुकाते कहा। तो वहीदान के होठों में गहरी मुस्कुराहट आ गई। वहीदान ने मासूमा को एक बाजू के हिसार में लिए, दूसरे हाथ की उंगली से मासूमा की ठोड़ी से मासूमा का चेहरा ऊपर किया तो मासूमा के चेहरे पे सुर्खी देखता मुस्कुरा दिया और झुककर होठों का नरमी से छुआ। मासूमा धड़कते दिल के साथ जल्दी से आंखें बंद कर गई और वहीदान ने मासूमा की दोनों गालों को छूते उसे हिसार से निकलता पीछे जा खड़ा हुआ और मासूमा के चेहरे पे छाए रंगों को देखने लगा। वहीदान जब भी जरा सा पास जाता था, मासूमा ऐसे ही सुर्ख हो जाती थी, जो वहीदान के दिल में और हलचल मचाती थी। मासूमा खुद की धड़कनों को संभालती वहीदान की तरफ देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। अच्छा वो मैं आती हूँ, मासूमा जल्दी से कहती चेंजिंग रूम की तरफ भागी तो वहीदान भी मुस्कुराता वहीं सोफे पे जा बैठा। मासूमा कुछ देर खड़ी रही, फिर वो एक कबर्ड की तरफ मतवज्जह हुई, वही जहाँ हर वक्त जब भी उसने खोलना चाहा ताला लगा हुआ था और उसे चाबी भी नहीं मिली थी, लेकिन इस वक्त वहीदान शायद चाबी भूल गया था। तो जसूस के हाथों मजबूर होकर मासूमा ने कबर्ड खोला और इसमें से चंद तस्वीरें मिली तो वो उठाकर देखने लगी।
जैसे ही मासूमा ने वो तस्वीर उठाकर देखी वो उस फिर देखती ही रह गई, क्योंकि वो वजदान और मासूमा के वजी और उसकी फैमिली की थी। तो क्या वजदान ही वजी हैं? मासूमा ने हैरत से सोचा, और उस सोच के आते ही उसे गुस्सा आया। तो क्या इससे ये छुपाया था सबने कि वजदान ही वजी है? मुझसे क्यों छुपाया? मैं किसी से नहीं बोलूँगी। मासूमा गुस्से से तस्वीर लेती कमरे में दाखिल हुई। वहीदान ने पहले मुस्कुराकर उसे देखा, लेकिन मासूमा के चेहरे पे गुस्सा और आंखों में नमी देखता परेशान हुआ। लेकिन साथ ही उसकी नज़र उसके हाथ में थामी पिक्स पे चली गई। आज आप वजी है ना? मासूमा ने गुस्से से कहा। तो वहीदान गहरा सांस लेकर रह गया। अब उसे बताना ही पड़ना था। हाँ, मैं वजी ही हूँ। तुम्हारा वजी? वहीदान ने नरमी से कहा। आप मुझे आपसे बात नहीं करनी, मासूमा गुस्से से कहती कमरे से निकली, और पीछे वहीदान परेशान होता अपना सर पकड़ कर बैठ गया। चलो फिर से मनाने की टेंशन शुरू हो जाऊं, वहीदान ने खुद से कहा, और मासूमा के पीछे निकला। वहीदान जल्दी से कमरे से निकलता मासूमा के पीछे आया, जो रोती हुई दूसरे कमरे में चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर चुकी थी। मासूमा, दरवाज़ा खोलो, देखो, अगर मुझसे नाराज़ हो तो मुझसे बात करो, यूं खुद को कमरे में बंद तो ना करो, वहीदान ने दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा। मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात। आपने मुझसे छुपाया कि आप भी ही वजह हो। मुझे आपने धोखा दिया है। मासूमा जो रो रही थी, वहीदान की आवाज़ सुनती गुस्से से ऊंची आवाज़ में कहने लगी। तो वहीदान को एहसास हो गया कि इस दफ़ा मासूमा को उस पर बहुत गुस्सा आ गया है। मासूमा, देखो, एक दफ़ा मेरी बात तो सुनो, बाहर आकर मुझे बताने तो दो, मैंने क्यों नहीं बताया, वहीदान ने नरमी से कहा। लेकिन मासूमा तो काफ़ी खफा हो गई थी वहीदान से। जाएं यहाँ से आप, मैं मामू को कॉल करके कह दूँ कि मुझे ले जाएं यहाँ से, नहीं रहना मुझे आपके साथ, मासूमा ने अंदर से ही रोते हुए कहा, जिस पे वहीदान गहरा सांस लेकर रह गया। यार क्या करूँ अब? वहीदान खुद से सोचने लगा। अंबर जो कमरे में थी आवाज़ें सुनती बाहर आई, वहीदान को बंद दरवाजे के पास खड़ा देखती उसके पास आई। भाई क्या हुआ? आप यहाँ क्यों खड़े? वो यहाँ क्यों ऐसे खड़े हैं? क्या मासूमा कमरे में है? नाराज़ हो गई किसी बात पे आपसे? अंबर ने पूछा। इतना तो उसे भी पता चल गया था, मासूमा जब भी नाराज़ होती है कमरे में बंद हो जाती है। हाँ, उसे पता लग गया है कि मैं ही वजह हूँ, इसलिए नाराज़ हो गई। कि मैंने बताया क्यों नहीं, उसे छुपाया क्यों? वहीदान ने बताया। और फिर तो मासूमा बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी, अंबर ने कहा। तो और क्या, अब कैसे मनाऊं? और कमरे से भी नहीं निकल रही, वहीदान ने परेशान होते कहा। भाई आप उनके लिए कुछ फेवरेट बनाएं और उसे बताएं, शायद मान जाए। ना मानी तो कमरे तो एक दफ़ा ज़रूर निकल निकल आएगी, अंबर ने आइडिया दिया। हाँ, ये ठीक रहेगा। जब कमरे से बाहर आई तो मैं समझाऊंगा, वहीदान ने कहा। तो अंबर मुस्कुरा दिया। वहीदान भी नीचे कुक को बनाने के लिए कहने के लिए चला गया, और अंबर अपने कमरे में। अब वो तो कुछ कर नहीं सकती थी इन दोनों के लिए। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मुझे नहीं रहना वहीदान के पास। मुझे बताया नहीं कि वहीदान ही वजह है, क्यों छोड़कर गए थे तब, और अब क्यों आए हैं? मैं आज ही मामू को कॉल करूंगी और चली जाऊंगी यहाँ से। मासूमा खुद के आंसू साफ करती खुद से ही दिल में मुखातिब थी। उसे कमरे में बैठे हुए काफ़ी देर हो गई थी, शाम से रात होने को आई थी। लेकिन मासूमा वहीदान की लाख कोशिश के बाद भी कमरे से बाहर नहीं गई थी। आखिरकार वहीदान एक बार फिर कोशिश करके चला गया। मासूमा बैठी थी जब उसे बालकनी में किसी के होने का एहसास हुआ, जहां बोस खड़ा था। बोस को देखते मासूमा उठ के बालकनी खोलने लगी, और मासूमा के दरवाज़ा खोलते बोस अंदर दाखिल होता परेशान होता मासूमा को देखने लगा। क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? बोस ने परेशान होते मासूमा की रोई रही आंखों को देखते कहा। हाँ, वहीदान ने मुझसे झूठ बोला है कि वो वजी नहीं है, उसने मुझे बताया नहीं है, मासूमा ने रोते हुए कहा। क्या देखा? कितनी तकलीफ दी उसने? क्या देखा? कितनी तकलीफ दी उसने तुम्हें? तुम रो नहीं, बल्कि इसको जवाब दो। उसे बताओ तुम क्या कर सकती हो, यूं कमरे में रहने से क्या हो जाएगा? बोस ने उसे यूं ही रोता हुआ देखते कहा। साथ एहसास भी दिलाया कि वहीदान ने उसके साथ गलत किया है, उसे तकलीफ देकर। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, इन्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि उन्होंने गलत किया, मुझे धोखा देकर। मासूमा ने नम आवाज़ में कहा। हाँ, सही कहा, चली जाना यहाँ से, पर इससे पहले उससे लड़ो, उससे नाराज़ रहो। जब तुम उससे बात नहीं करोगी, लड़ोगी, तो वो देखना खुद तुम्हें जाने देगा, वरना वो तुम्हें कभी नहीं जाने देगा, बॉस ने कहा। तो मासूमा भी सोच में पड़ गई, और उसे भी सही लगा था बॉस का कहना, क्योंकि वहीदान ने वैसे तो उसे जाने हरगिज़ नहीं देना था। तो जब वो उससे लड़ेगी, उससे नाराज़ रहेगी और उससे बात नहीं करेगी, तो फिर वहीदान खामोशी से उसे जाने देगा। और सारी बातें दिमाग में आते ही मासूमा ने फैसला किया कि वो यहाँ से खुद कहीं नहीं जाएगी, बल्कि आखिर में वहीदान खुद ही उसे जाने देगा, यही ठीक रहेगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे भी उसे तो वहीदान ने कभी नहीं जाने देना मुझे, ऐसे तो वहीदान ने कभी नहीं जाने देना मुझे, मासूमा ने कहा। तो बॉस के होंठों पे पुरस्कार मुस्कुराहट आई, जो बॉस के चेहरे पे मास्क लगने से मासूमा को नहीं दिखाई दी। बहुत खुश हुआ था, और इसका काम मासूमा खुद ब खुद आसान कर रही थी। बिल्कुल, चलो अब रोना नहीं, बल्कि सोचो तुम कैसे वहीदान को तंग करोगे ताकि वो तुम्हें यहाँ से जाने दे, बॉस ने कहा। तो मासूमा ने आंसू पोंछते सर हिलाया। जी बिल्कुल, अब मैं नहीं रोऊंगी, बल्कि वहीदान को तंग करूंगी, ना ही उनसे बात करूंगी।
मासूमा ने गुस्से से कहा तो बॉस सर हिला गया। चलो अब मैं जाता हूँ, बहुत जल्द वो होगा जो मैं चाहता हूँ, बॉस ने कहा, और मासूमा को एक नज़र देखते बालकनी की तरफ बढ़ा और वहाँ से निकलता चला गया। और मासूमा ये सोच रही थी कि वो वजदान को तंग कैसे करेगी। उसने ये भी सोच लिया था वो अपने मामू को नहीं बताएगी, पर वजदान को धमकी ज़रूर देगी कि वो यहाँ से चली जाएगी, और न जाने क्या क्या सोच रही थी। वजदान ने आकर फिर से दरवाज़ा नॉक किया ताकि एक कोशिश कर सके। रात तो हो चुकी थी लेकिन मासूमा थी कि वो निकल ही नहीं रही थी। मासूमा मेरी जान यार प्लीज़ खोलो, यूं कमरे में ना रहो, देखो कितना टाइम हो गया, तुम मुझसे लड़ो पर यूं खुद को कमरे में बंद करके और भूखा रहकर खुद को भी तकलीफ दे रही है और मुझे भी। वहीदान ने फिर से नरमी से दरवाज़ा नॉक करते कहा, लेकिन मासूमा शायद उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। अभी वहीदान फिर से कोशिश करता कि अंबर आ गई। भाई मैं कोशिश करूँगी, यार शायद खोल दे मासूमा, अंबर ने कहा। कर लो, शायद खोल दे तुम्हारे कहने पे। वहीदान ने अंबर से कहा, मासूमा मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो, मुझसे तो नाराज़ नहीं होना, अंबर ने दरवाज़ा नॉक करते कहा। तो मासूमा जो दोबारा रोने में मसरूफ़ थी आंसू पहुँचती दरवाजे के पास आई थी। तुमसे भी नाराज़ हूँ, तुमने भी मुझे नहीं बताया कि तुम वही अंबर, और वजदान भी वजी है, मासूमा ने नम आवाज़ में कहा। तो वजदान मासूमा की नम आवाज़ सुनता बेचैन होने लगा। यार मेरा क्या कसूर, तुम जानती तो हो मैं तो कोमा में थी पहले, और जब मैं ठीक होकर घर आई तो भाई ने मना कर दिया, वरना मैं तुम्हें ज़रूर बता देती, अंबर ने मासूमा से कहा। तो वजदान ने अंबर को घूर कर देखा, यानी उसकी बहन सारा इल्ज़ाम उस पर डाल रही थी। वजदान के देखने पे अंबर ने मस्कीन सी सूरत बनाते देखा और कंधे उचकाए कि अब वो और क्या कर सकती है। हाँ ये तो है, मैं बाहर आ जाऊंगी, लेकिन वजदान को कहो यहाँ से जाए, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, मासूमा ने कुछ सोच कर कहा। और ऊपर से रात हो चुकी थी और उसे भूख भी लग रही थी जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मासूमा के कहने पे अंबर ने वजदान को देखा। वजदान भी सर हिलाता एक दफ़ा वहां से चला गया, ये सोच कर कि एक दफ़ा बाहर आ जाए तो वो मना लेगा। मासूमा बाहर आ जाओ, भाई चले गए हैं, अंबर ने कहा। तो वो मासूमा दरवाज़ा खोलती बाहर आई, पहले ज़रा सा वजदान को देखा और उसे ना पाकर बाहर आई। यार ये क्या हाल बना लिया, रो रो कर, आंखें देखो कितनी सूज गई हैं। चलो मुंह हाथ धोकर आओ तो हम खाना खाते हैं, वजदान भाई ने आज सब तुम्हारा फेवरेट बनवाया है, अंबर ने मासूमा को देखते कहा। और वजदान जो साथ वाले अपने कमरे में खड़ा सुन रहा था दिल और बेचैन होने लगा था, लेकिन अभी वो चाहता था मासूमा खाना खा ले और फिर ही बात करेगा। अच्छा मैं आती हूँ और हम दोनों ही खाएंगे, वजदान के साथ नहीं खाना मुझे, मासूमा ने कहा। तो अंबर सर हिला गई। हाँ ठीक है तुम आओ, हम दोनों ही खाएंगे, अंबर ने कहा। तो मासूमा भी फ्रेश होने चली गई और वजदान जल्दी से बाहर आता नीचे बढ़ा ताकि कुक से खाना लगाने को कहे, और वजदान खाना लगवाता खुद दोबारा कमरे में चला गया, और अंबर और मासूमा भी आकर खाने लगी। अभी खाना खाया ही था और मासूमा दोबारा ऊपर आती कमरे में जाती, वजदान आकर मासूमा के पास रुक गया और अंबर दोनों को एक नज़र देखती अपने कमरे की तरफ चली गई। मासूमा वजदान को घूर कर देखती कमरे की तरफ बढ़ी तो वजदान ने उसका हाथ थाम लिया और मासूमा की आंखों को देखा जो रो रो कर सूज चुकी थी। वजदान को बेहद तकलीफ हुई, वजदान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो वजदान से छुड़ा न सकी। वजदान उसे थामे कमरे में ले आया। छोड़े मुझे, क्यों मेरा हाथ पकड़ा है, जब आपको पता है मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती और मैं अब मामू को कॉल करूंगी ताकि वो मुझे यहाँ से ले जाए, मासूमा ने धमकी दी। साथ वजदान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी लेकिन वो वजदान से छुड़ा ना सकी। मासूमा मेरी जान, नाराज तुम मुझसे हुई हो और ये क्या आंखों को रो रो के क्या कर लिया है, रो क्यों रही हो, वजदान ने मासूमा की बात इग्नोर करते कहा। तो आपने मुझसे क्यों छुपाया, क्या वजह हो, क्यों नहीं बताया मुझे, आपने धोखा दिया है, मासूमा ने नम आवाज में कहा। उसे तो यही सदमा ज़्यादा था कि वजदान उसे ना बताकर धोखे में रखा है। यार मैं क्या करता, मुझे डर था कि तुम्हें जब पता चलेगा कि मैं ही वजी हूँ तुम मेरे पास एक मिनट नहीं रहोगी, क्योंकि तुम अपने वजी से बेहद नाराज़ थी और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता था। मैं तुमसे प्यार करने लगा था और अब तो कहीं नहीं जाने दूंगा, इश्क करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर एक पल नहीं गुजार सकता, प्लीज़ मासूमा मेरी जान मेरी बात समझने की कोशिश करो, वजदान ने बेहद प्यार भरे और इल्तजाइया लहजे में कहा। एक पल के लिए तो मासूमा का दिल क्या माफ़ कर दे, और वजदान का प्यार का इकरार सुनते मासूमा के दिल को बेहद अच्छा लग रहा था, लेकिन वजदान की गलती इतनी छोटी तो उसे हरगिज नहीं लग रही थी। तो आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी थी, मैंने कितना कहा था कि आपसे कि आप हमारे साथ रहें, लेकिन आप आगे मुझे आप पे बेहद गुस्सा है, आपने मेरी बात नहीं मानी, आप मुझे छोड़कर आ गए और आपको लगता है मैं आपको माफ़ कर दूं, मासूमा ने वजदान को घूर कर देखते गुस्से से कहा। जो वजदान को तो हर गुस्सा नहीं लग रहा था, बस इसे तो ये मासूमा की नाराज़गी लग रही थी जो वो इतने सालों से वजह से कर रही थी। प्लीज़ मासूमा मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, क्या तुम अपने वजह को माफ़ नहीं कर सकती, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारी नाराज़गी मुझे तकलीफ़ देती है, प्लीज़ कर दो माफ़,
वजदान ने फिर से मोहब्बत भरे लहजे में कहा और मासूमा का नरम दिल फिर से पिघलने लगा था। अच्छा, मैं सोचूंगी, पर अभी मैं आपसे नाराज हूँ और इस वक्त मुझे नींद आ रही है और मैं अंबर के पास जा रही हूँ। आपके पास तो मैं नहीं सोऊंगी, मासूमा ने कहा। तो वजदान ने मासूमा के अल्फाज पे सुकून का सांस लिया कि चलो। मासूमा ने सोचा तो सही उसे माफ़ करने के बारे में, और वजदान वैसे भी जानता था मासूमा बेहद नरम दिल की है, उसकी नाराज़गी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इतनी आसानी से भी नहीं। लेकिन वो कर देगी। और दूसरी बात पे भी वजदान कुछ न बोला, उसके लिए इतना काफ़ी था फ़िलहाल। ओके जाओ, वजदान ने खामोशी से जाने दिया तो मासूमा भी मुंह बनाती चली गई। मुझे यकीन है कुछ देर बाद तुम खुद मेरे पास आओगी, वजदान ने दिल में मासूमा से मुखातिब होते कहा, और बेड पर जाकर बैठता मासूमा के वापस आने का इंतजार करने लगा। उसे पता था मासूमा को उसके बिना नींद तो हरगिज नहीं आएगी और खुद ही वापस आ जाएगी। मासूमा आकर अंबर के साथ बातें करने लगी थी। अब उसका इरादा अपने मामू को बताने का नहीं था, बस वजदान से नाराजगी खत्म ना करने का था। कुछ देर बाद दोनों ही सोने के लिए लेट गई। अंबर खामोश ही रही थी, उसे वजदान के बारे में कुछ नहीं कहा था, और उसे यह भी पता था मासूमा को नींद तो हरगिज नहीं आनी है। और यही हुआ। अंबर तो आंखें बंद करके लेट गई, लेकिन मासूमा करवट पे करवट बदल रही थी। आखिरकार उठकर बैठ गई। हाय, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं उसे अब हाँ, उसे करती वजदान के पास चली जाती हूँ। नाराज हूँ तो बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं ना गई तो मैं सोऊंगी कैसे सारी रात। मासूमा खुद से सवाल जवाब कर रही थी। फिर उठी गई और अंबर उसे बेड से उठता महसूस करती मुस्कुरा दी। वो कब से मासूमा को चोरी चोरी देख रही थी, लेकिन बोली कुछ नहीं थी, बस चुप करके सोती बनी थी। मासूमा को अब सोना भी था, जो वजदान के बिना नींद तो आने से ही रही। आखिरकार अंबर के कमरे से निकलती वजदान के पास जाने लगी। वजदान जो 2 घंटे तो मासूमा के आने का इंतजार में था, दरवाज़ा खोलने की बात पे होंठों पे गहरी मुस्कुराहट आ गई। कमरे में दाखिल होती मासूमा को देखते वजदान मुस्कुरा दिया। मासूमा ने मुंह बनाकर वजदान को देखते दरवाज़ा बंद करती बेड पे आई, और मासूमा के मुंह बनाकर देखने पर वजदान अपनी हंसी रोक गया। मुझे नींद नहीं आ रही, इसीलिए आई हूँ। ये ना समझिएगा मैंने आपको माफ़ कर दिया है, मासूमा ने वजदान को पहले ही बता दिया। ओके मेरी जान, अभी चलो आओ सोते हैं, वजदान ने मासूमा को बेड के पास खड़ा देखते कहा। फिर खुद ही पहले उठकर दरवाज़ा लॉक करता उसके पास आया, जो अब लेट चुकी थी। वजदान मासूमा के पास बैठता, झुककर माथे पर बोसा दिया तो मासूमा पलकें झुका गई। चलो सो जाते हैं, वैसे तुम्हें पता है मुझे भी तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही थी, वजदान ने कहा। लेकिन मासूमा कुछ ना बोली। वजदान मुस्कुरा दिया, यानी नाराज़गी है तो बात नहीं करनी। वजदान ने मासूमा का दुपट्टा साइड पे रखते खुद भी मासूमा को अपने हिसार में लिया, और मासूमा कुछ ही देर में सो गई। मेरी आदत हो ही गई फिर मेरी जान को, मुझे पूरा यकीन है तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, वजदान ने मुस्कुराते कहा। साथ मासूमा के गाल पे होंठ रखता खुद भी सोने के लिए आंखें मूंद गया। 2 दिन हो गए थे, लेकिन मासूमा की नाराज़गी वैसे की वैसी ही थी। वजदान को अच्छा खासा अंदाजा हो गया था कि वो इस दफ़ा काफ़ी नाराज़ हो गई है, लेकिन वजदान को उम्मीद थी वो मासूमा को मना ही लेगा। शाम का वक्त था, तीनों ही लाउंज में बैठे थे। अंबर और मासूमा बातें कर रही थी, वजदान तो बस दोनों को सुन रहा था कि कैफ भी आ गया और वो भी उनके साथ आ बैठा। मासूमा ने हिबा से कहकर तस्वीरें मंगवाई थी उनके हनीमून की, और जो हिबा ने भेजी थी मासूमा और अंबर देख रही थी। मासूमा को तो बेहद अच्छी लग रही थी, उसका भी दिल कर रहा था कि वो भी जाए। फिर एकदम वजदान को मुखातिब किया तो वो भी उसकी तरफ मतवज्जो। वजदान, मासूमा ने कहा। हाँ बोलो। वजदान जो कैब से कोई बात कर रहा था जल्दी से मासूमा से बोला। 2 दिन से उसने एक दफ़ा भी खुद से वजदान से मुखातिब नहीं हुई थी, और वजदान को खुशगवार एहसास हुआ था। हम कब हनीमून पे जाएंगे, मासूमा ने पूछा। तो वजदान ने हैरत से देखा। कैब के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अंबर ने भी गड़बड़ा के मासूमा को देखा। वजदान की नज़र कैब पे गई, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वजदान ने उसे घूर कर देखते मासूमा की तरफ मुतवज्जो हुआ। हाँ जाएंगे, वजदान ने मुस्कुरा के कहा। ठीक है फिर, मासूमा कहती चुप हुई तो वजदान ने सवालिया देखा। अब तो बात कर रही थी, अब क्या हुआ है। ओ मैं तो आपसे नाराज हूँ, मुझे नहीं करनी आपसे बात, मासूमा ने मुंह बनाते कहा। मासूमा साथ उठ खड़ी हुई तो अंबर भी खड़ी हो गई और दोनों कमरे की तरफ बढ़ी। वजदान ने मासूमा की पुश्त को देखते मुस्कुराते नफी में सर हिलाया। क्या हुआ, कौन सी बात पे नाराज है भाभी तुमसे, कैफ ने वजदान को देखते पूछा। यार उसे पता लग गया है कि मैं ही वजह हूँ, और मासूमा ने कहा है कि उसे धोखे में रखा, बस इसलिए ही नाराज है मुझसे, वजदान ने बताया। तो कैफ सर हिला गया। सबको पता चला इस बात के बारे में, भाभी ने बताया नहीं किसी को, कैफ ने कहा। नहीं किसी को नहीं बताया, बस मुझसे नाराज है, वैसे मैंने बता दिया है सबको कि मासूमा को ये बात पता चल गई है, वजदान ने कहा। अच्छा, कैफ बस इतना ही कह सका था। यार मैंने अंबर के मंगनी करने का फैसला किया है, बहुत जल्द कर दूंगा, वजदान ने कैफ से कहा। तो कैफ का दिल बेहद बेचैन होने लगा। वो कैसे अंबर को किसी और का होते देख सकता था। यार इतनी भी क्या जल्दी है तुझे, कर देना, कैफ ने कहा। क्या मतलब जल्दी, 20 साल की हो गई है, अनीता भी अंबर की हम उम्र है, उसकी भी हो चुकी है, और अगर वो सब ना हुआ होता और अंबर कोमे में ना जाती तो अंबर की स्टडी अब तक कंप्लीट होने वाली होती, और मम्मा पापा होते तो वो भी ज़रूर अब कुछ ना कुछ सोचते अंबर के लिए, वजदान ने कहा।
यार फिर भी कुछ देर रुक जाता तो अभी यूं इतनी जल्दी क्या? आपने फिर से कहा, तुझे क्या मसला है? जब मेरा दिल किया करूंगा। वजदान ने जरा गुस्से से कहा। आखिर वजदान उसकी एक ही बात सुनकर थक गया था। यार मेरी बात तो समझ, क्या आपने कहना चाहा? जब वजदान बोल पड़ा, क्या समझूं मैं? इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकता। और जो भी हो, इस बात के बाद तू भी जानता है कि कोई जल्दी अंबर से शादी के लिए राजी नहीं होगा। और जो ये रिश्ता है, इन्हें कोई मसला नहीं है। वजदान ने कहा तो कैफ को गुस्सा आ गया। वेदांत, तू भी ऐसी बात कर रहा है? इस बात को लेकर अंबर का भाई होकर कैफ ने गुस्से से कहा। तो क्या ना करूं? ये तू भी जानता है, जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ छोटी छोटी सी बात बहुत मायने रखती है। कोई भी छोटी सी बात भी बड़ी बन जाती है। और इस वाक्य के बाद तो कोई भी अंबर से शादी नहीं करेगा। वैदान ने कहा। क्यों नहीं करेगा? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। कैफ ने झिंझिला के कहा। वो खुद भी नहीं कह सकता था शादी का। अच्छा, तू करेगा शादी? वैदान ने कैफ को कहा। तो कुछ पल के लिए तो कैफ साकित ही रह गया। उसे कुछ समझ ना आई कि क्या वो ये उसे कुछ समझ ना आई क्या ये वजदान ही कह रहा है। बोल अब, वजदान ने फिर से कहा। तो कैफ होश में आया। हाँ करूंगा, कैफ ने कहा। और वजदान ने कैफ को गिरेबान से खड़ा करते बिना सोचे समझे कैफ के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारा। कैफ तो वजदान के एकदम यूं अचानक करने पे बुखला कर ही रह गया। और अब मुंह पे हाथ रखते वजदान को देखने लगा। कमीने, तुझे क्या लगता है कि मैं कुछ जानता नहीं था कि अंकल आंटी अंबर के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे? मैं उस वक्त सुन चुका था, लेकिन जब मैंने आकर पूछा तो तूने ही बात बदली थी। मैं भी खामोश हो गया। शायद मम्मा पापा मुझसे इस मामले में बात करते, लेकिन वो नहीं करते। कि वजदान ने कहा। तो कैफ वजदान के गले लग गया। यार मैं डर गया था कि तू कुछ गलत ना समझे। मैं हम दोनों की दोस्ती खत्म नहीं करना चाहता था। कैफ ने वजदान के गले लगे कहा। तो वजदान ने भी गले लगाया और फिर कैफ को पीछे किया। यार मुझे लगा था कि तू मेरे बारे में गलत ना समझे, कि शायद मैंने अंबर पे। कैफ कहता खामोश हुआ तो वजदान बोल पड़ा। कैफ तू बचपन से मेरे साथ है, हमारे घर आता है। अगर ज़रा सा भी मुझे कभी लगता ना कि तेरी नज़र गलत है तो मैं कभी तुम्हें अपने घर ना आने देता। कभी ये ना कहता कि हाँ, अंबर को तू अकेला छोड़ दे, कभी ना कहता। लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारी नज़र में अंबर के लिए मैंने इज्जत देखी है, एहतराम देखा है। इसीलिए ही तो तुझे दोस्त बना के रखा है, वजदान ने कहा। तो वजदान की बात सुनते कैफ की आंखों में पानी आ गया। ये लड़कियों की तरह रो क्यों रहा है? वजदान ने घुर कर देखते कहा। तो कैफ की नम आंखों से मुस्कुराता फिर तो वजदान के गले लग गया। थैंक यू वजी, मुझ पे इतना यकीन करने के लिए, कैफ ने मुस्कुरा के कहा। तो वजदान मुस्कुरा दिया। चल बैठ अब, वजदान ने कहा। तो कैफ सारे लाता उसके साथ बैठ गया। वैसे यार अब तुझे कभी कभार वजी कह सकते हैं ना? कैफ ने कहा। तो वजदान मुस्कुरा दिया। हाँ कह सकते हो, लेकिन जो कहती थी उसने तो एक बार भी नहीं कहा। वजदान ने कहा। तो कैफ मुस्कुरा दिया। कह देगी भाभी, कैफ ने कहा। तो वजदान भी मुस्कुरा दिया। जो सब उसे कभी कभार वजी कह देते थे, सबको वजदान ने ही मनाया था कि मासूमा के सामने ना कहें, इसलिए ही सब मना हो गए थे। अच्छा, अब जल्दी अंकल आंटी को लेकर आना रिश्ते के लिए, वरना फिर मुझसे कोई उम्मीद ना रखना, वजदान ने कहा। तो कैफ पुरसकून सा मुस्कुरा दिया। इंशाल्लाह जल्द, कैफ ने धीरे से कहा, जो वजदान भी सुन चुका था। फिर कैफ कुछ ही देर में घर चला गया और वहीदान फिर से मासूमा और अंबर के पास चला गया। कैफ ने घर आते साथ ही बिलाल साहब और आसफा बेगम से कह दिया था कि वो अब बिना देर किए रिश्ता लेकर जाएं। अब वो और इंतज़ार नहीं करना चाहता था, बस अंबर को जल्दी से अपने नाम करना चाहता था। बिलाल साहब और आसफा बेगम पहले तो हैरान हुए कि कहाँ वो इनको मना कर रहा था और अब कहाँ और कहाँ अब वो कह रहा है। फिर कैफ ने वजदान से हुई इज्जत अफजाई के साथ सारी बात बता दी। वो तो अपने बेटे को खुश देखकर बस अब इनकार का बस अब उनका इरादा 3-4 दिन तक जाने का था, ताकि वजदान से ठीक से रिश्ता मांग सके। और वजदान का इरादा अंबर से तभी बात करने का था जब कैफ रिश्ता लेकर आए। पहले वो अंबर से कोई बात नहीं करना चाहता था और अब उसका एक ही मिशन था, अपनी रूठी हुई बीवी को मनाना, जो न जाने कब माननी थी। लेकिन वजदान हर तरह की कोशिश कर रहा था मासूमा को मनाने की। राकिब जो कब से अनीता को देख रहा था, जो अपने पढ़ने में मसरूफ थी। अनीता भी कब से खुद पे राकिब की नज़रों को अच्छे से महसूस कर रही थी, लेकिन इग्नोर कर रही थी। आखिरकार तंग आकर बोल ही पड़ी। क्या मसला है आपके साथ? क्यों देखे जा रहे हैं आप? क्या आपको कोई काम नहीं है? अनीता ने कहा, साथ बुक्स से सर उठाते राकिब को देखा, जो बेड पे उसके पास ही अपना बाजू बेड पे टिकाए हाथ सर के नीचे रखे फुर्सत से उसे देख रहा था। यार रात को मेरा काम सिर्फ तुमसे प्यार करना है और कोई नहीं, राकिब ने जो मैंने कहा। तो अनीता के चेहरे पे गुलाबी रंगत छा गई। मुझे पढ़ने दें और आप मुझे देखना बंद करें, अनीता ने राकिब को घूर कर देखते कहते फिर से बुक्स की तरफ ध्यान दिया। राकिब अनीता की बात पे उठकर बैठता अनीता के हाथ थाम गया। तो अनीता उसे सवालिया देखने लगी। अब क्या हुआ है? प्लीज मुझे पढ़ने दें, अनीता ने कहा। तो राकिब गहरा सांस लेता बोला,
अनीता, क्या तुमने इतने दिनों में महसूस किया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या तुम पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता हूँ? सिर्फ तुमसे करीब आने के अलावा, राकिब ने कहा। तो अनीता उसकी बात समझ गई जो वो कहना चाहता था। ये सच है राकिब, आपने कभी कुछ नहीं किया कहा, लेकिन वो बात भी मेरे जहन से नहीं निकलती। उस रात का सोचते मेरा दिल कांप जाता है। हाँ, अब जब भी आप मेरे करीब आते हैं तो मुझे वो एहसास नहीं होता, वो डर नहीं लगता जो उस रात लगा था। प्लीज़, मैं आपसे कह चुकी हूँ ना कि जब मेरा दिल से वो खौफ निकला तो मैं आपको माफ़ कर दूंगी, और मैं दिल से करूंगी। यूं ऐसे ऐसे ही आपको कह दूंगी कि हाँ, मैंने आपको माफ़ किया। क्या आप मान जाएंगे या मेरे दिल से वो बात ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी ना? तो प्लीज़ मेरी बात समझें। अनीता ने कहा तो राकिब उसकी बात समझता सर हिला गया। ठीक है अनीता, मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतज़ार है जब तुम दिल से मुझे माफ़ करोगी, राकिब ने कहते माथे पे हाथ छोड़ते चेहरा थाम कर माथे पे बोसा दिया। पीछे होते अनीता की झुकी पलकों को देखते या उसकी की गालों को छूते राकिब की नज़रें अनीता के होठों पे गई। तो अनीता जो नज़रें उठाकर राकिब को देखने लगी थी, राकिब की नज़रें खुद के होठों पे महसूस करते फिर से झुका गई। राकिब ने अनीता की शर्मो हया के रंगों को चेहरे पे देखते धीमी मुस्कान होठों पे सजाते अनीता के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले गया। अनीता भी धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई। कुछ पल बाद राकिब पीछे होता अनीता के गुलाबी चेहरे को देखता, अनीता को छोड़े फिर से अपने पहले वाले अंदाज में लेट गया, और अनीता भी आंखें खोले खुद को नॉर्मल करती एक नज़र राकिब को देखा जो उसे ही देखे जा रहा था। अनीता ने घूर कर देखा। अब सो जाएं आप, मुझे पढ़ने दें अब, अनीता ने कहा तो राकिब हंस दिया। यार, अब कुछ नहीं कहता, बात तो मैं देखूंगा, तुम पढ़ो, राकिब ने कहा। तो अनीता नफ़ी में सर हिलाती बुक्स की तरफ मतवज्जो हुई। उसे पता था राकिब ने नहीं माना, और राकिब ने अपना देखने का काम ना छोड़ा जब तक अनीता पढ़ती रही। उसके बाद दोनों ही सोने के लिए लेट गए। आज सुबह से ही हिबा की तबीयत ठीक नहीं थी। सारिम घर नहीं था, इसलिए शगुफ्ता बेगम हिबा को अपने साथ अस्पताल लेकर गई थी, और उन्होंने जब बताया कि हिबा मां बनने वाली है तो शगुफ्ता बेगम की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वो बेहद खुश थी, और हिबा के होठों पे शर्मीली सी मुस्कान थी। दोनों अभी घर आई तो सब सारिम के अलावा लॉन्च में ही बैठे थे। भाभी, क्या कहा डॉक्टर ने? सदर बेगम ने इन दोनों के अंदर आते ही पूछा, वरना वो हिबा को शर्माया शर्माया रूप देखकर समझ तो गई थी, लेकिन बस तस्दीक चाहती थी। अरे, खुशी की खबर है कि मैं दादी बनने वाली हूँ, शगुफ्ता बेगम ने खुशी से बताया तो सब बेहद खुश हो गए। हिबा तो शर्माती नीचे सर झुका के बैठ गई। अरे माशाल्लाह, मैं दादा बनने वाला हूँ, साकिब साहब ने भी खुशी से कहा। सभी बेहद खुश हो गए थे। तब हिबा को दुआएं देने लगे। मैं अभी सारिम को कॉल करके बताता हूँ, राकिब कहता मोबाइल निकालने लगा तो हिबा उठ खड़ी हुई। तो शगुफ्ता बेगम भी बोल पड़ी, बेटा जाओ कमरे में जाकर आराम करो, और अनीता जाओ हिबा के लिए खाने को लेकर जाओ, शगुफ्ता बेगम ने कहा। तो हिबा जल्दी से कमरे की तरफ चली गई, और अनीता भी हिबा के लिए खाने को लेकर उसके पीछे कमरे में चली गई। सारिम कहाँ है? तो जल्दी घर आ, राकिब ने सारिम की कॉल उठाते ही कहा। तो दूसरी तरफ से सारिम परेशान हो गया। क्या हुआ, सब ठीक है ना? सारिम ने परेशानी से पूछा। हाँ, सब ठीक है, बस जल्दी घर आ, राकिब ने कहा। ओके, आता हूँ कुछ देर तक, सारिम कहता कॉल बंद कर गया। और आधे घंटे बाद सारिम घर था। क्या हुआ राकिब, क्या बात है? सारिम ने राकिब को गार्डन में ही देखकर पूछा। तो राकिब उसके पास आता सारिम के गले लग गया। सारिम ने हैरत से देखा। क्या हुआ, बताएगा भी? सारिम ने कहा। तो राकिब मुस्कुराता पीछे हुआ। मैं मामू बनने वाला हूँ, राकिब ने खुशी से बताया। तो एक पल के लिए सारिम उलझा, और दूसरे ही पल समझते सारिम बेहद खुश हुआ। क्या सच में बाबा बनने वाला हूँ? क्या सच मैं बाबा बनने वाला हूँ? सारिम ने बेहद खुश होते कहा। हाँ यार, तू बाबा बनने वाला है, राकिब ने कहा। तो सारिम बिना देर किए अंदर भागा। तो राकिब भी हंसते उसके पीछे आया। अंदर सबको लाउंज में बैठा देखकर एक पल के लिए रुका, तो सभी उसे देखकर मुस्कुरा दी। उन्हें पता था राकिब बता चुका होगा। जाओ भाई, पहले हिबा से मिल लो, शगुफ्ता बेगम ने उसकी मुश्किल आसान की। तो सारिम मुस्कुराता ऊपर कमरे की तरफ बढ़ा। पीछे साहब उसे यूं जाता देखकर मुस्कुरा दिए। हाय हिबा, सच्ची में बहुत बहुत खुश हूँ, मैं फूफो बनने वाली हूँ। अनीता कब से यही कहे जा रही थी। वो भी बेइंतहा खुश थी, और हिबा बस शर्मीली सी मुस्कान होठों पे सजाए शर्माए जा रही थी। अभी अनीता फिर से कुछ कहती, जब दरवाज़ा खोलते सारिम कमरे में आया तो अनीता सारिम को मुस्कुरा के देखती बाहर चली गई। सारिम दरवाज़ा बंद करके चली जल्दी से हिबा के पास बैठता उसे अपने सीने से लगा गया। हिबा, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं बाबा बनने वाला हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सारिम ने हिबा को सीने से लगाए खुश होते कहा। तो हिबा मुस्कुरा दी। आप यकीन कर लें सारिम, हिबा ने शर्माते कहा। तो सारिम ने उसे सीने से जुदा करते उसे बैठाते हिबा के हाथ थामते उसके चेहरे पे छाए रंगों को देखने लगा। हिबा, थैंक यू इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, सारिम ने कहा। तो हिबा शर्म से सर झुका गई। सारिम के होठों पे मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, अगर बेटी हुई तो मैं नाम रखूंगा, अभी बता दूं, सारिम ने कहा। ठीक है, और अगर बेटा हुआ तो मैं, हिबा ने कहा। ओके, डन हो गया, लेकिन इंशाल्लाह पहले बेटी होगी और उसके बाद बेटा, सारिम ने हिबा के चेहरे को नज़रों के हिसार में लेते कहा। तो हिबा ने घूर कर देखा, लेकिन सारिम की गहरी मुस्कुराहट पे खुद के भी
شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔ اب بہت خیال رکھوں گا تمہارا اور ہم بہت سی شاپنگ کریں گے، سارم نے ہبا کو اپنے حصار میں لے کر بیٹھتے کہا، اور پھر یوں ہی نہ جانے کیا کیا پلان بتا رہا تھا، اور ہبا بھی مسکراتی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ راکب نے وحیدان کو بھی کال کر کے بھی بتا دیا تھا کہ وہ چاچو بننے والا ہے، اور وحیدان نے اسی وقت سارم کو کال کرتے مبارکباد دی تھی۔ کیف کو بھی راکب نے ہی بتایا تھا، اور کیف نے بھی سارم کو کال کر کے مبارکباد اور ڈھیروں دعائیں بھی دے ڈالی۔ بلال صاحب نے کال کر کے وحیدان سے پوچھا تھا کہ وہ کل گھر پہ ہے، انہیں ان کے گھر ضروری آنا ہے، اور وحیدان کو بھی پتا تھا کہ کیوں آنا ہے، اس لیے انہیں آنے کا کہہ دیا۔ اب اس کا ارادہ معصومہ کو بتانے کا تھا، چاہے معصومہ اس سے ناراض تھی، لیکن وہ اس کی بیوی تھی، اسے ہر بات بتانا وحیدان کا فرض تھا۔ یہی سوچ کر وحیدان معصومہ کو بتانے لگا، اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا وہ خوشی ہو جائے اور وحیدان سے بات کرنے لگے۔ وحیدان پیچھے 4 دن سے معصومہ سے باتیں کرنے کو ترس ہی گیا تھا، جو اسے الٹے سیدھے جواب دیتی تھی اور خود تو بات بھی نہیں کرتی تھی، بات کبھی یاد بھول جائے تو ہی بات کرتی تھی۔ معصومہ میری جان ادھر آؤ، تمہیں ایک بات بتانی ہے، وحیدان نے معصومہ سے پیار سے کہا۔ دونوں ابھی اپنے بیڈ روم میں آئے تھے ڈنر کر کے، امبر بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ معصومہ جو کارٹون دیکھنے میں مگن تھی، آواز بند کرتی وحیدان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی کیا بات کرنی ہے، یہیں سے کریں، مجھے آپ کے پاس نہیں آنا، معصومہ نے بیڈ پہ دوسری طرف بیٹھتے ہی کہا، تو وحیدان نے گھر کر دیکھا۔ یار آؤ تو صحیح، وہاں اتنی دور سے میں اب کیا بات کروں گا، وحیدان نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں، یہاں سے بات نہیں ہو سکتی؟ معصومہ نے منہ بنا کر کہا، تو وحیدان دیکھتا رہ گیا، جو اس سے لڑنے کے چکر میں تھی، لیکن وحیدان کو اس کے لڑنے کا کون سا اثر ہونا تھا، بلکہ اسے مزہ ہی آ رہا تھا۔ اچھا چلو میں ہی آ جاتا ہوں اپنی جان کے پاس، وحیدان کہتا معصومہ کی طرف کھسکا، لیکن معصومہ اور دوسری طرف ہو گئی۔ معصومہ کے کھسکنے پہ وحیدان نے گھور کر دیکھتے پھر سے قریب ہوا، تو معصومہ بھی وحیدان کو گھور کر دیکھتی اور کنارے پہ ہوئی۔ وحیدان نے گھور کر دیکھتے قریب ہوتا، اس سے پہلے معصومہ وحیدان کو دیکھتی اور ہونے کے چکر میں آدھی بیڈ سے گری تھی، جو وحیدان نے ہاتھ تھام کے روکا، ورنہ پوری ہی گر جاتی۔ ہائے شکر ہے آپ نے گرنے سے بچا لیا، معصومہ نے شکر کا سانس لیتے وحیدان سے کہا۔ وحیدان نے معصومہ کو کمر سے تھامے اپنے اوپر گراتے پیچھے لیٹ گیا۔ معصومہ کا ایک دم شرم و حیا سے چہرہ سرخ ہوا، تو اوپر سے وحیدان کی نظریں ایسی تھی، میں تمہیں گرنے نہیں دے سکتا، میری زندگی ہو تم، وحیدان نے کہتے تھوڑا اوپر ہوتے معصومہ کے ناک کو ہونٹوں سے چھوا، تو معصومہ کا چہرہ سرخ ہوا، جیسے وحیدان اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ چھوڑیں وحیدان، معصومہ نے خود کو وحیدان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتے کہا، لیکن وحیدان نے نہ چھوڑا۔ نہ میری جان، اتنے دنوں بعد ہاتھ لگی ہو، اب ایسے تو تھوڑی جانے دوں گا، وحیدان نے معصومہ کے ہونٹوں کو دیکھتے ذو معنی کہا، اور بنا معصومہ کو سمجھنے کا موقع دیے اگلے ہی پل معصومہ کو بیڈ پہ گراتے خود معصومہ پہ جھکا۔ معصومہ کا دل ایک دم پہلے سے تیز دھڑکنے لگا، وحیدان نے معصومہ کے چہرے پہ رنگوں کو دیکھتے ہونٹوں پہ جھک گیا۔ معصومہ جو پہلے ہی نہیں سنبھلی تھی، وحیدان کے اس عمل سے معصومہ کا دل اور دھڑکنے لگا، آنکھیں تو خود بخود ہی بند ہو گئی۔ نہ جانے کتنے ہی پل یوں ہی معنی خیز خاموشی کے گزرے، تو وحیدان نے پیچھے ہوتے معصومہ کے سرخ رنگ چہرے کو دیکھتا اور اسے گہرا سانس لیتا دیکھتے گہرا سا مسکرا دیا، اور معصومہ کی بند آنکھوں پہ بوسہ دیتا، دونوں گالوں کو شدت سے چھوتا، گردن پہ ہونٹ رکھتا پیچھے ہوا۔ معصومہ وحیدان کے پیچھے ہونے پہ گلابی چہرے کے ساتھ اٹھ کر نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ وحیدان کچھ دیر اسے یوں ہی بیٹھا دیکھتا رہا، پھر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا معصومہ کا سر پہ بوسہ دیا۔ معصومہ پھر بھی خاموش رہی تھی۔ اچھا مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے، وحیدان نے کہا، تو معصومہ نے سر اٹھا کر وحیدان کو دیکھا۔ کون سی بات، معصومہ نے پوچھا۔ وہ یہ کہ کل بلال انکل اور آصفہ آنٹی آ رہے ہیں ہمارے گھر، وحیدان نے کہا، تو معصومہ مسکرا دی۔ اچھا، معصومہ نے مسکرا کے کہا، تو وحیدان سر ہلا گیا، اصل میں انہوں نے کسی اور مقصد کے لیے آنا ہے یہاں، وحیدان نے کہا، تو معصومہ نے سوالیہ دیکھا۔ کس لیے، معصومہ نے پوچھا۔ امبر کے رشتے کے لیے، کیف کے لیے، وحیدان نے کہا، تو معصومہ وحیدان کے حصار سے نکلتی اس کے سامنے رخ خود کی طرف کرتی بیٹھ گئی۔ ہائے سچی، معصومہ نے خوشی سے کہا، تو وحیدان مسکرا دیا۔ ہاں سچی، وحیدان نے بھی اسی ہی کی طرح کہا۔ کیف بھائی بہت اچھے ہیں، وحیدان، امبر اور کیف بھائی خوش رہیں گے، معصومہ نے خوشی سے چہکتے کہا، تو وحیدان بھی اس کی خوشی دیکھتا مسکرا دیا۔ انشاءاللہ، وحیدان نے کہا، تو معصومہ نے بھی انشاءاللہ کہا۔ اچھا ابھی امبر کو نہ بتانا، کل جب آئیں گے اس کے بعد بتائیں گے، ابھی میں نے صدف خالہ کو بھی نہیں بتایا، صرف تمہیں بتایا ہے، وحیدان نے کہا، تو معصومہ سر ہلا گئی۔ اوکے نہیں بتاؤں گی، معصومہ نے مسکرا کے کہا، تو وحیدان پھر سے اسے اپنے حصار میں لے کر بیٹھ گیا اور LCD کی آواز آن کی۔ اچھا کوئی مووی دیکھیں ہم، وحیدان نے چینل تبدیل کرتے کہا۔ نہیں وحیدان پلیز، مجھے نہیں دیکھنی، آپ کارٹون لگا دیں، معصومہ نے کہا۔ تو وحیدان کچھ پل خاموش ہو گیا، وہ اس کا ڈر ختم کرنا چاہتا تھا جو اتنا آسان نہیں تھا۔ اچھا کچھ اور دیکھتے ہیں، وحیدان نے کہا۔ کیا دیکھیں گے، وحیدان کچھ نہیں ہے دیکھنے کو، معصومہ نے منہ بنا کر کہا۔ وحیدان اسے کارٹون نہیں دیکھنے دے رہا تھا۔ اچھا میری جان، ہم میچ دیکھتے ہیں، پاکستان کا ہے آج، وحیدان نے سپورٹ چینل لگاتے
स्पोर्ट्स चैनल लगाया तो मासूमा ने वजदान के हाथ से रिमोट ही ले लिया। मुझे कार्टून देखना है, अगर आपको मैच देखना है तो वो रहा लैपटॉप, उस पे देखें। मासूमा ने कहते कार्टून लगाए तो वजदान देखता रह गया। फिर मुस्कुरा के लैपटॉप उठाते वहाँ मैच लगाया था। मासूमा को अपने हिसार में लिया जो कार्टून देख रही थी। शायद कुछ पल के लिए भूल गई थी कि वो वजदान से नाराज़ है। वजदान ने आवाज़ करने की गलती भी नहीं की थी, वरना मासूमा फिर से लड़ने लगती। काफ़ी देर दोनों यूं ही बैठे रहे थे। वजदान कोई बात भी कर लेता जिसका जवाब मासूमा दे रही थी। शायद वो कल के आने के इंतज़ार में सोच रही थी, इसलिए आज बिलाल साहब, आसफा बेगम और समीर हानिया आए थे। कैफ ने तो बहुत इसरार किया कि वो भी जाएगा, लेकिन सुमैर उसे ज़बरदस्ती घर छोड़कर आया था और वानिया को पता नहीं था सब अंबर के घर जा रहे हैं, इसलिए उसने कहा कि वो अपने चाचू के साथ रहेगी। अंबर खुश भी थी, लेकिन उनका आना उसे अजीब भी लग रहा था, यूं सबका अचानक आना। अंबर ने मासूमा से पूछा था कि शायद उसे कुछ पता हो, लेकिन उसने कहा वैसे ही आए हैं, उसने नहीं बताया था। सबने एक दूसरे से मिल लिया और कुछ गपशप के बाद बिलाल साहब अपनी बात पे आए थे। बेटा, हम तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं, बिलाल साहब ने कहा। तो अंबर जो हानिया के साथ बातों में मसरूफ़ थी, वो भी इस तरफ मतवजह हुई थी। मासूमा मुस्कुराती, इसे तो पहले ही पता था। जी अंकल बोलिए, वहीदा ने कहा। बेटा, हम कैफ के लिए अंबर बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं, बिलाल साहब ने कहा। तो अंबर के चेहरे पे हया की लाली छा गई। उससे वहाँ बैठना शर्म से महाल हो गया, इसीलिए जल्दी से वहाँ से चली गई। सभी उसकी शर्म महसूस करते मुस्करा दिए। वजदान के होंठ भी मुस्करा दिए। अंकल, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मम्मा पापा का भी यही फैसला था, लेकिन मुझे अफसोस है कि आप दोनों ने भी मुझसे इस बारे में बात नहीं की, बात करना मुनासिब ना समझा। अगर मैं कैफ से ना लड़ता, उसे ना कहता, तो शायद आप भी कभी बात ना करते। वहीदान ने कहा। बेटा, कैफ ही मना कर रहा था, पहले भी हमने कोशिश की ताकि तुम्हें भी पता हो, लेकिन कैफ ने मना किया और उसके बाद वो सब। बिलाल साहब कहते खामोश हुए और फिर बोले, और अब जब हमने फिर से कहा तो फिर मना करने लगा। बिलाल साहब ने कहा तो वहीदान सर हिला गया। अंकल, मुझे इस रिश्ते से एतराज़ नहीं, लेकिन मैं अंबर की रजामंदी के बिना ये फैसला नहीं करूँगा। अगर उसकी दिली रजामंदी शामिल हुई तो ही हम कुछ सोचेंगे। वहीदान ने कहा तो वो भी समझते सर हिला गए। क्यों नहीं बेटा, अंबर की रजामंदी के बिना हम तो क्या, ज़रूर कैफ भी नहीं चाहेगा, आसमा बेगम ने कहा। तो वहीदान सर हिला गया। मैं आती हूँ भाभी, आप भी आइए ना मेरे साथ। मासूमा ने खड़े होते हानिया से भी कहा, तो वो भी मुस्कुराती इसके साथ चलेगी। मासूमा का इरादा अंबर के पास जाने का था, बाकी वो बातें करने लगे। वहीदान का इरादा इनको खाना खिलाकर भेजने का था, बाकी लवाजमात तो मुलाजिम पहले ही रख गए थे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।